धनात्मक कार्बन का संख्या आरबीसी के बारे में क्रिटिकल आरबीसी के बारे में आपको समझ में आएगा कि आरबीसी का मतलब क्या होता है। रेड ब्लड कार्पल्स मैंने कहा मतलब लाल रक्त कणिका। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिका। तो सीधा सी बात है आरबीसी का कलर कैसा होगा? आरबीसी का कलर होगा लाल। दूसरा जैसे हमने पढ़ा कि हमारे खून में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड्स। ये तो हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी सेल पाई जाती है? आरबीसी। हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। और हमारे खून में सबसे छोटा साइज भी किसका होता है? आरबीसी का होता है। ये 3 में से कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ये आरबीसी का मतलब होगा रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिका। आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है और हमारे खून में सबसे छोटा साइज भी किसका होता है? आरबीसी का। उसके बाद में पाया जाता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, जिसको हम आरबीसी बोलेंगे। एक्चुअल में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। कहने का मतलब आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट जैसे अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो ना, तो टीएलसी डीएलसी ऐसे कुछ रिपोर्ट आती है ना, वही टीएलसी डीएलसी से ठीक है। मतलब होता है टोटल एज का मतलब होता है ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी का दूसरा नाम हम एरिथ्रोसाइट पढ़ रहे हैं ना, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट और सी का मतलब होता है काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कितनी है, इसका नंबर बताया है टीएच। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। अब जैसे बेसिकली हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारे खून का लाल रंग किसके साथ होता है? हमारे खून का लाल रंग होगा हीमोग्लोबिन का। और ये जो हीमोग्लोबिन होगा ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इस हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी, वायलेट कलर का होगा। और ये जो हीमोग्लोबिन मिलेगा ये हीमोग्लोबिन मिलेगा आरबीसी के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में पाया जाने वाला एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है। अगर देखा जाए तो हमारे खून में प्रत्येक आरबीसी में आपको 34% हीमोग्लोबिन मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक आरबीसी में लगभग कितने परसेंट हीमोग्लोबिन होगा? 34% हीमोग्लोबिन होगा। आपको स्टार्टिंग में बात कर दी कि खून संसार के सभी जीव जंतुओं में जरूर मिलेगा, लेकिन इसका रंग लाल होना कंपल्सरी नहीं है। रंग लाल हो सकता है, हो सकता है, दोनों से बात है। आप खून का लाल रंग केवल उसी का मिलेगा जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन मिलेगा और ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। कहने का मतलब अगर मोटे तौर पे देखें तो खून का लाल रंग उन्हीं का मिलेगा जिसके अंदर आपको ये आरबीसी मिलेगी। अब पॉइंट ये होता है कि आरबीसी मिलती किसमें है? तो संसार के अंदर जितने भी कशेरुक जीव हैं, कशेरुक जीव यानी वर्टिब्रेट्स, कहने का मतलब जिस जीव के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? कशेरुक जीव बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। जिस भी जीव के शरीर में रीढ़ की हड्डी होगी उसी की तरह आरबीसी मिलेगी, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा और उसी के प्रकार में कैसा मिलेगा? लाल मिलेगा। जैसे कि आपको जैसा एग्जांपल दे रहा हूं, टाटी है गदई है, उसको अगर मतलब छोड़ मारेंगे तो उसमें से पानी सा निकलेगा, एक्चुअली खून है लेकिन उसका रंग लाल नहीं है, क्योंकि जो गदई है या टाटी है उसके अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अगर उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उसमें आरबीसी नहीं है, अगर आरबीसी नहीं है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो खून का रंग लाल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। आरबीसी का दूसरा नाम तो क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है? कशेरुक जीवों में पाई जाती है। और कशेरुक जीव उसको बोलेंगे जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके बाद में प्रत्येक आरबीसी में 34% हीमोग्लोबिन मिलेगा और हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर। आगे नॉर्मली जैसे मैंने पढ़ा था कि हमारे शरीर में खून कितना होता है? जितना हमारा शरीर का वजन है उसका कितना परसेंट हमारे खून में आया जाता है? 7% खून होता है। लेकिन आपको बताया था कि अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि 10 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है, 14 ग्राम खून है। ये वैल्यू हमेशा किसकी बनाई जाती है? इस हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। महिलाओं में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हमें ब्लड डोनेट करना है, अगर हमें रक्तदान करना है तो हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए 6 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी में इससे कम हीमोग्लोबिन है तो ब्लड डोनेट नहीं हो पाएगा। आपने कहीं देखा होगा तो खून दान करने के लिए जाते हैं उसमें वापस से खून सड़ा हो जाता है, उसमें ये दिक्कत हो सकती है हीमोग्लोबिन का लेवल 6 ग्राम से कम। एक आता है मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल, कि हमारे शरीर में कम से कम हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है कि उससे नीचे बहुत मिल जाएगी, तो ये होगा 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हीमोग्लोबिन हमारे खून में आरबीसी के अंदर बैंगनी का प्रोटीन है, पुरुष में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, महिला में होना चाहिए 12 से 14 ग्राम, ब्लड डोनेशन के लिए हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए 6 ग्राम। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कम से कम मात्रा कितनी हो सकती है? 0.6 ग्राम, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर बाई चांस से नीचे चला जाए तो इस कंडीशन में स्लोली डेथ हो जाएगी। बेसिकली तो ये 1% से भी 1 ग्राम से भी नीचे चला जाए तो बेहोशी तो उसी कंडीशन हो जाएगी, और 0.6 ग्राम से नीचे जाने पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है हमारी बॉडी में? 0.6 ग्राम हो सकता है। उसके बाद भी जो हीमोग्लोबिन होगा ये दो चीजों से होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर हीम देखा जाए तो हीम होता है इसमें 4% और बाकी 96% इसके अंदर क्या मिलेगा? ग्लोबिन मिलेगा। आपने जनरली एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में आयरन की कमी से, आयरन यानी Fe लोहा, हमारे शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी, पता होगा आपने। ये जो आयरन मेटल होगी हमारे खून के अंदर, ये आयरन कहाँ पर पाया जाता है? इस हीम के सेंटर पॉइंट के अंदर मिलेगा। पेपर तो देखो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी घटक प्रेजेंट होती है इसमें? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? आयरन। लेकिन ये जो आयरन होगा ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है उसके सेंटर पॉइंट के अंदर मिलेगा। हीमोग्लोबिन में जो आयरन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? हीम के सेंटर पॉइंट के अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होती है? आयरन। ये क्वेश्चन एक बार सीधे में था, एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होती है? पहला ऑप्शन था ये, दूसरा ऑप्शन था ये, तीसरा ऑप्शन था ये, और चौथा ऑप्शन था ये। सारे के सारे आयरन की है। अब बात ये आती है कि हमारे खून के अंदर जो आयरन होगा वो इनमें से कौन सा आयरन होगा? ठीक है ना, तो एक साथ यहाँ पर दो क्वेश्चन है। तो हमारे खून में जो आयरन होगा वो कौन सा आयरन होता है? ये एमपी पर पड़ा होता है, बाकी कोई भी आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे खून में जो आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होगी वो कौन सा आयरन की कमी से होती है? Fe2 पॉजिटिव की कमी से होगी। और ये आयरन हमारे खून के अंदर कहाँ पर मिलेगा? तो हीमोग्लोबिन के हीम के अंदर मिलेगा। उसके बाद में जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? जैसे एक हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या काम करता है? प्लाज्मा पूरे शरीर में पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई कौन करता है? प्लाज्मा करेगा। और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई का काम कौन करेगा? तो ग्लोबिन करेगा। ये क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछ सकते हैं। आरबीसी का मेन काम क्या होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। या फिर ग्लोबिन का मुख्य काम क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ये बात है, क्योंकि आरबीसी में मुख्य काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में मुख्य काम कौन करेगा? ग्लोबिन करेगा। तो चलो ऑप्शन यही है। तो आरबीसी का मुख्य काम क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और ग्लोबिन का मुख्य काम क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल 0.6 ग्राम से कम होगा, इस कंडीशन में पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन में हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। उसके बाद में क्या पढ़ा था कि आरबीसी देखने में कैसी होगी, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार होता है अंडाकार, अंडाकार या बाई कंटेनमेंट से या फिर डिस्क शेप बोल सकते हैं इसको। तो आरबीसी का आकार कैसा होगा? अंडाकार होगा। अब आरबीसी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि कोशिका का सबसे सेंटर का पॉइंट क्या होता है? इसका केंद्र होता है, और आरबीसी में केंद्र में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होता। ध्यान रखना, ना तो आरबीसी में केंद्र होगा, ना ही आरबीसी के अंदर राइबोसोम होगा, और ना ही आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण आरबीसी में कोई एनर्जी नहीं बनेगी, और आरबीसी में एनर्जी ना बनने के कारण आरबीसी को हमारी शरीर की कैसी कोशिका माना जाता है? डेड सेल माना जाएगा, मृत कोशिका मानी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए हमारी बॉडी की डेड सेल बन जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर केंद्र नहीं होता, लेकिन दो चीज के अंदर एक्सेप्शन है। तो ऊंट का लामा, ऊंट के बारे में तो आपको पता है ऊंट होता है। लामा ठंडे प्रदेशों में रहने वाला जीव होता है, जैसे लेह लद्दाख साइड में है ना, ऊंट से थोड़ा छोटा है, गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है इसकी। तो लेह लद्दाख में ठंडे प्रदेशों में रहने वाला जीव है। ऊंट और लामा ये धरती के ऊपर दो जीव ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्र मिलेगा। इनकी आरबीसी में केंद्र तो मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में दोनों चीजें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आरबीसी प्रत्येक जीव में कैसी सेल मानी जाएगी? डेड सेल मानी जाएगी, मृत कोशिका मानी जाएगी। तो आरबीसी का आकार अंडाकार होगा, आरबीसी में केंद्र होगा नहीं, ऊंट और लामा को छोड़ के। आरबीसी में ना राइबोसोम होगा, और आरबीसी के अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण आरबीसी में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा,
और एनर्जी प्रोडक्शन ना होने के कारण आरबीसी को कैसे सेल माना जाएगा, डेड सेल माना जाएगा, वही उसका होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ आता है, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किस जीव में पाई जाती है, लार्जेस्ट आरबीसी। तो संसार में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है मेंढक में। और अगर संसार में सबसे छोटी आरबीसी का देखा जाए तो संसार में सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण ने मस्त दिया। तो संसार में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है मेंढक में, और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, कस्तूरी हिरण के अंदर पाई जाती है। ये आरबीसी कुछ बेसिक पॉइंट है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि आरबीसी हमारे शरीर के अंदर बनती कहाँ पर है, कहाँ बनती है आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में बनेगी, बोन मैरो की तरफ बनेगी, पढ़ा भाई। लेकिन बात ये कि बोन मैरो कैसे बनती है, अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, बोन मैरो इसी को ये बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। एक बात देखिए, बोन मैरो का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो लंबे या बड़े साइज की हड्डियां होंगी ना, मान लीजिएगा कि हमारे शरीर में कोई हड्डी, हमारे शरीर में जो लंबे या बड़े साइज की हड्डियां होंगी, हड्डियों के बीच में खाली स्पेस मिलेगा। ये जो खाली स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे बोन कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। बोन कैविटी है, इसको बोला जाएगा अस्थि गुहा। और ये बोन कैविटी के इसके बीच में हमारा लिक्विड भरा होगा, द्रव पदार्थ भरा होता है, लिक्विड। और ये जो द्रव पदार्थ होगा इसका नाम क्या होता है, अस्थि मज्जा होगा, बोन मैरो होगा। ये अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, क्या करना है, दो प्रकार का है। बिल्कुल अगर बीच में से देखें, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल बीच में से देखें, बिल्कुल बीच में होगा व्हाइट कलर का ही, और व्हाइट कलर का होने के कारण इसको हम बोल देंगे व्हाइट बोन मैरो, यानी इसको बोल दिया जाएगा सफेद अस्थि मज्जा, सफेद अस्थि मज्जा। और बराबर में दोनों साइड से मिलेगा आपको रेड कलर का, और रेड कलर का होने के कारण इसको हम क्या बोल देंगे, लाल अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि अस्थि मज्जा होता क्या है। हमारे शरीर में जो बड़े या लंबे साइज की हड्डी है, हड्डियों के बीच में खाली स्पेस होगा, और उस खाली स्पेस में लिक्विड मिलेगा, द्रव पदार्थ मिलेगा। उस द्रव पदार्थ का तो नाम क्या होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बिल्कुल बीच में से मिलेगा तो व्हाइट कलर का, और जो व्हाइट कलर का बोन मैरो उसको बोल देंगे व्हाइट बोन मैरो, यानी सफेद अस्थि मज्जा। बिल्कुल बराबर में से आपको मिलेगा लाल रंग का, और इसको हम क्या बोल देंगे, लाल अस्थि मज्जा। अब सिंपल सी बात है, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होगा। तो आरबीसी कौन सी अस्थि मज्जा में बनेगी, फिर लाल अस्थि मज्जा में बनेगी, यानी रेड बोन मैरो के अंदर। तो सामान्य रूप से अगर आरबीसी बनेगी लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। लेकिन आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, कॉमन सी बात है 200 हड्डियां होती है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के टाइम पर बच्चे हड्डियां कितनी होती हैं, 300 हड्डियां होती है। तो कॉमन सी बात है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बॉडी ऑर्गन पूरा डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉडी ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चे की हड्डियां विकसित नहीं है तो बच्चे की हड्डियों के बीच में खाली स्पेस नहीं मिलेगा। अगर खाली स्पेस नहीं है तो कॉमन सी बात है, ये लिक्विड भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब छोटे बच्चे में अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता। अगर छोटे बच्चे में अस्थि मज्जा नहीं है तो छोटे बच्चे में भी ये बनेगी आरबीसी, या तो बनेगी लीवर में, या फिर कहाँ पर बनेगी, प्लीहा में, स्प्लीन। तो दो प्रकार का क्वेश्चन है। सामान्य रूप से तो आरबीसी कहाँ पर बनेगी, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। और छोटे बच्चे में आरबीसी कहाँ पर बनती है, लीवर या प्लीहा में बनेगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का कम से कम जीवन काल होगा 20 दिन, और ज्यादा से ज्यादा होगा 120 दिन। 30 से 120 दिन के बीच में इसका लाइफ साइकिल रहेगा। अगर कोई भी आरबीसी 30 दिन से पहले खत्म हो जाएगी तो पेशाब के अंदर बाहर आ जाएगी, लाल रंग का पेशाब आएगा। कई बार बोलते हैं पेशाब के अंदर खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेशाब के अंदर खून तभी आता है जब आरबीसी 30 दिन से पहले खत्म हो जाएगी। वही वैसे आरबीसी में डेथ हो जाएगी तो पेशाब के खून बॉडी से बाहर आएगी। उस टाइम पर पेशाब का रंग लाल होता है, हिमोफीलिया बीमारी होती है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो 20 से लेके 120 दिन के बीच में आरबीसी का जीवन काल। 120 दिन के बाद में कोई आरबीसी खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद में आरबीसी कहाँ पर चली जाती है, प्लीहा में, स्प्लीन में। या फिर कुछ आपको ऐसे देखें, आरबीसी कहाँ पर जाकर खत्म होती है, प्लीहा में जाकर खत्म होती है, स्प्लीन के अंदर। आरबीसी प्लीहा में जाकर खत्म होती है, इसलिए इस प्लीहा को बोला जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान।
तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाएगा? मलिहा को बोला जाएगा। ठीक है, यही तो आगे खत्म होती है। मलिहा के बारे में किस नोट ध्यान रखना है, हमारे शरीर में ब्लड बैंक के नाम से भी किसको जाना जाएगा? मलिहा को जाना जाता है। मलिहा के बारे में बेसिकली कुछ आते हैं। छोटे बच्चे में आरबीसी कहाँ पर होती है? लीवर या मलिहा में। आरबीसी खत्म कहाँ पर होती है? मलिहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोलेंगे? मलिहा को। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी किसको बोलेंगे? मलिहा को बोलेंगे। ठीक है ना? तो आरबीसी के बारे में बोला है, एक दो चीजें रहती है वो करेंगे। दोबारा सुनते हमने पढ़ा कि हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक हमने पढ़ा था कि आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का तीनों का अनुपात कितना होता है? 6:1:40। कहने का मतलब खून में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? आरबीसी, और सबसे कम कौन सी मिलेगी? डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? डब्ल्यूबीसी का, और सबसे छोटा आकार किसका होगा? आरबीसी का। हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। ये आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कार्बन्स, यानी लाल रक्त कणिका। हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी सेल मिलेगी? आरबीसी। और सबसे छोटा साइज भी किसका होगा? आरबीसी का। आरबीसी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवों में मिलेगी? कैसेलुक जीवों में। कैसेलुक जीव वो होगा जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा भी आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में मुख्य काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने परसेंट होता है? 34% हीमोग्लोबिन होगा एक आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पुरुष में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 से 16 ग्राम, महिला में 12 से 14 ग्राम। ब्लड डोनेशन के लिए कम से कम हीमोग्लोबिन होना चाहिए 6 ग्राम। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मिनिमम लेवल कितना हो सकता है? 0.6 ग्राम हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। हीमोग्लोबिन में 4% हीम मिलेगा, बाकी 96% ग्लोबिन मिलेगा। ये जो हीम होगा, इस हीम के सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको आयरन मेटल मिलेगी, लोहा मिलेगा। और कौन सा आयरन मिलेगा? Fe2 पॉजिटिव मिलेगा। और इस आयरन की कमी से बीमारी कौन सी होती है? एनीमिया। एनीमिया का ध्यान रखना, ये बीमारी छोटे बच्चे में या महिला इन्हीं के अंदर होती है। पुरुष में बहुत ही रेयर चांस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। आपने कभी सुना होगा तो बच्चा पैदा होते 2-3 दिन बाद में कोई डॉक्टर ये बोलता है कि इस बच्चे को पीलिया हो गया, अगर किसी ने नोटिस किया। लेकिन ऐसी कुछ बीमारी होती नहीं है, वो पीलिया वो उस पैसे कमाने का जरिया होता है एक प्रकार का। एक्चुअली में बच्चा जब माँ से मतलब डिलीवर हो जाएगा, बच्चा जब पैदा हो जाएगा, तो जब तक बच्चा अपनी माँ के बच्चादानी में था, यूट्रस में था, गर्भ के अंदर था, तब तक तो बच्चे को सारी चीजें अपनी माँ से मिल रही थी। लेकिन जैसे बाहर आएगा तो बाहरी एनवायरनमेंट में अडॉप्शन में टाइम तो लगेगा, 4-5 दिन का टाइम तो लगेगा। उस कंडीशन में बच्चे को क्या होगा? आयरन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो होता है। अगर उसका इलाज ना भी करवाओगे तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर अपने आप ही। अगर इलाज करवाओगे तो भी वो 2-3 दिन के अंदर ठीक होगा, तो बिना मतलब की बात होती है। ये जो एनीमिया बीमारी होगी तो मिलेगी छोटे बच्चे में, यानी नवजात बच्चे के अंदर मिलेगी, 3 महीने से छोटे छोटे बच्चे के अंदर। क्या फिर मिलेगी महिला के अंदर? महिला में ये चीज होता है, महिला में हर महीने मेंसेस आती है, पीरियड की प्रॉब्लम होती है। उस मेंसेस में क्या होता है? महिला से ब्लड लॉस होगा, और जब ब्लड लॉस होगा तो उस कंडीशन में महिला के शरीर से आयरन कम हो जाएगा। अगर आयरन कम होगा तो महिला के अंदर एनीमिया बीमारी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पक्की होगी, हो सकती है। तो एनीमिया बीमारी या तो छोटे बच्चे के अंदर मिलेगी या फिर महिला के अंदर मिलेगी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ग्लोबिन हमारे शरीर में मुख्य काम क्या करेगा? ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। आरबीसी का मुख्य काम, या फिर हीमोग्लोबिन का मुख्य काम, या फिर ग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आरबीसी का आकार कैसा होगा? तो देखने में अंडाकार होगी। आरबीसी में केंद्रक मिलेगा नहीं, ऊंट और लामा इसके एक्सेप्शन है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक मिलेगा। आरबीसी में राइबोसोम भी नहीं मिलेगा, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ऊर्जा पैदा नहीं होगी। और आरबीसी में ऊर्जा पैदा ना होने के कारण आरबीसी को कैसी सेल माना जाएगा? डेड सेल होती है, मृत कोशिका होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? मेंटल में। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें मिलेगी? प्रेस्टोल यूनिट। सामान्य मनुष्य में तो आरबीसी कहां पर मिलेगी? लाल अस्थि में, रेड बोथ में। और छोटे बच्चे में आरबीसी कहां पर मिलेगी? लीवर या प्लिया में। आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना रहेगा? 20 से लेकर 120 दिन के बीच में। उसके बाद में आरबीसी कहां पर जाकर के हो जाएगी? मलिहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोलेंगे? मलिहा को। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी किसको बोलेंगे? मलिहा को। एक कॉमन पॉइंट रखना, हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों की तीनों एक ही जगह पर बनेगी और एक ही जगह पर खत्म होंगी। कहने का मतलब तीनों की तीनों कहां पर बनेगी? अस्थि मज्जा में। और तीनों की तीनों कहां पर जाकर खत्म होगी? मलिहा में। एक डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी हम पढ़ेंगे, उसमें एक छोटी सी अलग जगह पे बनेगी। बाकी जो तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स हैं वो सेम ही जगह पर बनेगी और सेम ही जगह पर खत्म होंगी। या किसी के बारे में बेसिक आइडिया सर है, नोट कीजिए इसको। मैंने कहा कि आरबीसी रेड ब्लड कार्बन्स, रेड ब्लड कार्बन से लाल रक्त कणिका,
आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस लाल रक्त कणिका क्या पड़ेगी? आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है। मैक्सिमम मतलब आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है। आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है। हमारे खून में सबसे छोटा आकार भी आरबीसी का होता है। समाजस्टिक साइज हमारे खून में सबसे छोटा आकार भी हमारे खून में सबसे छोटा आकार भी आरबीसी का होता है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, आगे लिखते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी मुख्य रूप से कैसेरों जीवों में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स, मेनली प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। आरबीसी मुख्य रूप से कैसेरों जीव के ब्रैकेट में लिखा है रीढ़ की हड्डी वाले जीव। आरबीसी मुख्य रूप से कैसेरों जीवों में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स। आरबीसी मुख्य रूप से कैसेरों जीवों में पाई जाती है। हमारे शरीर में प्रत्येक आरबीसी में लगभग 34% हीमोग्लोबिन होता है। ईच आरबीसी करते हैं 31% ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में प्रत्येक आरबीसी लगभग 34% हीमोग्लोबिन होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक आरबीसी में लगभग 34% हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है, वायलेट कलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है, बैंगनी। हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम तथा 96% ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम तथा 96% ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम तथा 96% ग्लोबिन होता है। आगे हीम के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। आयरन मेटल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ हीम। हीम के केंद्र में आयरन के ब्रैकेट में लिखना Fe2 पॉजिटिव। हीम के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। हीम के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। ग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। हीम के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है तथा ग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तथा ग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। एक नोट आगे बढ़ी, आयरन की कमी से आयरन यानी Fe2 पॉजिटिव। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया इंग्लिश का वर्ड है, एनीमिया।
हिंदी में इसको अरक्तता या अल्परक्तता बोलते हैं। अब इसमें आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है जो सामान्यतः नवजात बच्चे अथवा महिला में पाई जाती है। अगर होगी तो छोटे बच्चे में, महिला में। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, एनीमिया, जो सामान्यतः छोटे बच्चे या महिला में पाई जाती है। जो सामान्यतः छोटे बच्चे या महिला में पाई जाती है। अगला पॉइंट, आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। बाई कंपेयरिंग से आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसको करेक्ट तरीका है ऊर्ध्व तथा लामा को छोड़कर। कैमल एंड लामा आर एक्सेप्शन। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है तथा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। करेक्ट तरीका है ऊर्ध्व तथा लामा को छोड़कर। अगला पॉइंट, आरबीसी में राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते। राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सो आउटसाइड फ्रॉम आरबीसी। आरबीसी में राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते। आरबीसी में राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते। देखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज नो एनर्जी प्रोडक्शन इन आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण इसमें कोई ऊर्जा का इसमें ऊर्जा का प्रोडक्शन नहीं होता, ऊर्जा पैदा नहीं होती। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण इसमें ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए आरबीसी को हमारे शरीर की मृत कोशिका माना जाता है। दैट्स इट। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण इसमें कोई ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए आरबीसी को हमारे शरीर की मृत कोशिका माना जाता है। दैट्स इट। इसलिए आरबीसी को हमारे शरीर की मृत कोशिका माना जाता है। अगला पढ़िए, सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक में पाई जाती है। लार्जेस्ट आरबीसी प्रेजेंट इन काउ। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक में पाई जाती है तथा सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। मस्क डियर। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक में पाई जाती है तथा सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। कस्तूरी हिरण। अगला पॉइंट है, सामान्य मनुष्य में आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती है। रेड बोन ब्लड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। सामान्य मनुष्य में आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती है। रेड बोन ब्लड। सामान्य मनुष्य में आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती है, जबकि नवजात बच्चे में, नवजात बच्चा ही इन्फेंट्स, जबकि नवजात बच्चे में लीवर या प्लीहा में बनती है। लीवर या स्प्लीन। जबकि नवजात बच्चे में लीवर या प्लीहा में बनती है। देखिए आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन।
जीवनकाल लगभग 20 से 120 होता है। खुराक खत्म होने के बाद आप किसी परिणाम में दे जाते हैं स्विचिंग के बाद। खुराक खत्म होने के बाद आप किसी परिणाम में दे जाते हैं। खुराक खत्म होने के बाद आप किसी परिणाम में दे जाते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा पिरामिड है। आरबीसी का संविधान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान परिहार को कहा जाता है स्पेन। आरबीसी का कब्रिस्तान परिहार को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान परिहार को कहा जाता है। दूसरा मान लिखना नोट में, हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी परिहार को कहा जाता है। रक्त कोष, हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी परिहार को कहा जाता है। ब्लड बैंक हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी परिहार को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब डाई को किसी को पूरा देने वाली चीज। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आरबीसी के कारण दोबारा मुश्किल नहीं। हीमोग्लोबिन का पहले होता है तो थोड़ा आपके हिसाब से वैल्यू होना चाहिए। एक बात है, एक बात सुनिए। मान लो कि हमारे पास से लाल रंग को इकट्ठा करते हैं तो लाल तो दिखाई देगा और उसको फैलाएंगे तो उसकी जगह जगह कम हो जाएगी, रेड हो जाएगा। एक बात समझिए, अगर हमारी चमड़ी को जैसे मान लो कि किसी की बिल्कुल गोरी चमड़ी, आप उसको ऐसे टाइट करते हो चमड़ी में ब्लैक कलर की लेयर स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? और वापस स्ट्रेस करें तो ऐसा जाएगा। तो दोनों प्रकार में ऐसे है नहीं, तो ये पूरी बॉडी को जब स्टार्ट होगा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अब ये मैं बड़े पूरा लिखवा देता ना, फिर आपका क्वेश्चन ठीक था। इसका बड़े पूरा उनका नहीं क्वेश्चन कैसे तो वो अगर फेवरेट करना चाहिए खत्म का मतलब खत्म नहीं, रीयूज नहीं होगी। हीमोग्लोबिन रीयूज हो सकता है सर, आरबीसी को रीयूज नहीं होगा। जैसे ये तो ना स्क्रीन में जाके इसका मतलब कोई बात आ जाएगी, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसको दोबारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा, इसलिए फिर यहाँ पर बैक होते हैं। आरबीसी को दोबारा रीयूटिलाइज करते हैं। उसके बाद में देखिए पॉइंट आता है आरबीसी की संख्या हमारे को कितनी होती है, नंबर ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की संख्या होती है लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक प्रति घन मिलीमीटर। एक मिनट में लगभग 10 लाख होते हैं तो लगभग 50 से 30 लाख हो जाएंगे एक घन मिलीमीटर के खून के वॉल्यूम के अंदर। ये आरबीसी की संख्या है। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे कल आपको बताया था कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में देखो की बीमारी के अंदर कम हो जाती है। कल आपको बताया था कि प्लाज्मा भी कम हो सकता है। अगर प्लाज्मा कम हो तो उसके लिए हम कोकोनट वाटर का नारियल का पानी यूज करते हैं, ठीक है ना। सेम पॉइंट यहाँ पर आता है, आरबीसी की संख्या कब तो घटेगी और कब बढ़ेगी। तो कोई भी चीज का नंबर घटना या फिर बढ़ना डिपेंड करता है इसके फंक्शन के ऊपर, काम क्या करती है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारे शरीर में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर वो क्या काम करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। और हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर किसका काम करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो आरबीसी का नंबर घटना या बढ़ना डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के अमाउंट के ऊपर। डिपेंड कैसे करेगा, जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो वहां पर आरबीसी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो वहां पर आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आरबीसी ज्यादा होने का मतलब है आरबीसी का नंबर भी बढ़ेगा और आरबीसी का साइज भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो वैसे जो सिस्टम नंबर बढ़ते हैं साइज कम होते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा वहां पर आरबीसी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पर आरबीसी कम हो जाएगी। उल्टा होता है कहने का मतलब, ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो आरबीसी कम। अब जब आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो इससे बोला जाएगा इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस, आरबीसी की संख्या ज्यादा होना क्या कहलाता है, इरिथ्रोसाइटोसिस कहलाएगा। और आरबीसी की संख्या कम होना ये कहलाएगा इरिथ्रोसाइटोपेनिया।
एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखना कि प्रीमिया वर्ड हमेशा डिक्रीज के लिए यूज होता है और साइटोसिस वर्ड हमेशा सेल की इंक्रीजमेंट के लिए यूज होता है। अगर सेल बढ़ेगी तो साइटोसिस, अगर सेल डिक्रीज होगी तो प्रीमिया। तो आरबीसी देखो हमने पढ़ा था कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। अगर आरबीसी बढ़ेगी तो इसे बोला जाएगा एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी कम होगी तो इसे क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोला जाएगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बंद कमरे में आरबीसी की संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बंद कमरे में कम होगी या ज्यादा होगी? 1% की इस क्लास रूम की सदस्य के लिए ज्यादा होगी। और इस बात है इसमें इस कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम लगातार यूटिलाइज कर रहे हैं और हम मैक की कौन सी गैस हो रही है? CO2 गैस हो रही है। तो थोड़ी देर बाद में जो कमरे के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, पानी में तैरते टाइम पानी के अंदर तैरने वाला सिंपल सी बात है, जितनी ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में उतना तो पानी के अंदर नहीं है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी तो आरबीसी क्या होगी? बढ़ेगा। तीसरा पूछ रहे हैं कि ज्यादा ऊंचाई के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो लोग मान लो कि पहाड़ों के ऊपर रहते हो, तो जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, रात के टाइम आरबीसी रात को बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम कैसे होगी? रात को ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, बात ठीक है वैसे आपकी। पेड़ पौधा जब सांस लेता है तो कौन सी गैस लेता है? CO2 गैस लेता है। तो पेड़ पौधा जब सांस लेगा तो कौन सी गैस लेगा? ऑक्सीजन गैस लेगा। ये याद रखना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक बात समझिए, हम सांस क्यों लेते हैं? आपको बेसिकली बात ये बताइए कि किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए सबसे एसेंशियल चीज क्या होती है? ऊर्जा होगी। और ऊर्जा हमारे शरीर को किससे प्राप्त होगी? भोजन से। और भोजन से ऊर्जा कब मिलेगी? जब भोजन का दहन होगा, फूड जब डिकम्पोज होगा। हम सांस लेते हैं फूड को डिकम्पोज करने के लिए, भोजन का दहन करने के लिए। और किसी भी चीज का दहन करने के लिए हमेशा कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। इसलिए सांस के दौरान हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। अब एक बात सबसे देखो, पेड़ अगर हम भोजन का दहन करने के लिए सांस ले रहे हैं तो पेड़ पौधा भी तो भोजन का दहन करने के लिए सांस ले रहा होगा। सारा फंक्शन से होता है शरीर के अंदर। अब हमारे अंदर तो भोजन का दहन कर रही है ऑक्सीजन, और आपके हिसाब से पेड़ पौधे में भोजन का दहन कर रही है CO2। CO2 का आपने पढ़ा होगा कि आग बुझाने का काम करती है, ना कि लगाने का। तो याद रखना कि हम सांस ले चाहे पेड़ पौधा सांस ले, सांस के दौरान हमेशा कौन सी गैस यूज की जाएगी? ऑक्सीजन गैस की यूज की जाएगी। तो आपके दिमाग में CO2 चल रहा था। संसार के अंदर जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सारे के सारे होते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रोफ्स। स्वपोषी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सजीव जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलेंगे। और पेड़ पौधा अपना भोजन कौन सी विक्रिया के माध्यम से तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण विक्रिया के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब ये कौन सी गैस का यूज करेगा? CO2 गैस का यूज यहाँ होता है, ना कि सांस लेने का। पेड़ पौधा जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन गैस लेगा, लेकिन पेड़ पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब कौन सी गैस लेगा? ये CO2 गैस लेगा। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा करता है CO2 गैस को लेगा और इसके बदले कौन सी गैस को रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अब मान लीजिए भी अगर पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होनी है तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश चाहिए इसको। अब जब रात का टाइम है तो रात के टाइम पर सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है। अगर रात को सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ तो रात को पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर रात को पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो रात को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर रात को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो आरबीसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एवरेज अगर देखा जाए तो रात के टाइम पर हमारे शरीर में 5% आरबीसी बढ़ती है एवरेज। बाकी डिपेंड नहीं करता है रात लंबी हो रात छोटी हो, इस दिन कंट्रोल नहीं करती है। एक कहीं पर हिदायत दिया जाता है कभी भी रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका भी कारण ये होता है क्योंकि रात को पेड़ पौधा सांस तो लेगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगा। यानी रात को पेड़ पौधा CO2 तो छोड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन गैस को नहीं छोड़ पाएगा।
इसलिए आपको पेड़ पौधे के नीचे ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो दम घुटने की समस्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि तो घुटेगा बहुत ही देर तक नहीं सकते, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर के अंदर और कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह से। तो रात को लगभग 5% आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये सारा था। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था भी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका मूल लाभ क्यों होता है हमारे कंपेरिजन में। क्योंकि जो लोग पहाड़ों के ऊपर रहेंगे तो इस बात उनकी आरबीसी ज्यादा बढ़ेगी हमसे। अगर आरबीसी ज्यादा बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा। हीमोग्लोबिन हमारे खून का लाल रंग किसके कारण था? हीमोग्लोबिन के कारण था। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो कॉमन सी बात है उनका खून थोड़ा सा लाल रंग का ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने नेपाली टाइप के देखे होंगे जो थोड़े से खून की साइड में रहते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है आरबीसी का लेवल हमारे कंपेरिजन में ज्यादा होता है। तो इसका बेसिक कारण ये है और कोई भी फैक्टर होता नहीं है। बाकी जैसे जैसे अलग अलग बच्चे पैदा होते जाएंगे तो जेनेटिक फैक्टर ट्रांसफर होते जाएंगे, उसके बाद में दूसरी चीज गवर्नमेंट लेकर का शुरू करें। ये आरबीसी के बारे में था कि आरबीसी की संख्या कितनी होगी, तब आरबीसी बढ़ेगी और तब आरबीसी कम होगी। आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाएगा और आरबीसी का कम होना क्या कहलाएगा। आरबीसी के बारे में कंप्लीट है। आरबीसी के बारे में किसी को और कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज नोट करो। पहला तो देखिए आरबीसी की संख्या, नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संख्या तो इसका लिखिए 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिकल है। आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिकल है, या फिर 50 से 55 लाख। आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर पर क्यूबिकल। आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिकल है। पहला वर्ड जिस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पर आरबीसी बढ़ जाती है। जिस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पर आरबीसी बढ़ जाती है, जिसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। आगे जिसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। इरिथ्रोसाइटोसिस जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वहां पर आरबीसी बढ़ जाती है, जिसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। जिसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला वर्ड लिखिए जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है वहां पर आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी डिक्रीज हो जाती है। जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है वहां पर आरबीसी कम हो जाती है, वहां पर आरबीसी कम हो जाती है, जिसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, जिसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। जिसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, रात के समय लगभग हमारे शरीर में 5% आरबीसी बढ़ती है। रात के समय हमारे शरीर में लगभग 5% आरबीसी बढ़ती है। हो गया ना? आरबीसी के बारे में बोला है, आरबीसी के बारे में कुछ पूछना है उसको। उसके बाद में समझिए प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त विभाजन।
प्लेटलेट्स। जैसे इसके बारे में देखो, संख्या के बारे में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि संख्या आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा संख्या तो किसकी होती है, आरबीसी की, और सबसे कम किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की। साइज सबसे बड़ा किसका था, डब्ल्यूबीसी का, और साइज सबसे छोटा किसका था, आरबीसी का। तो दोनों को किसमें पढ़ेंगे, दोनों हिसाब से। पहला तो पॉइंट जैसे मैंने पढ़ा कि आरबीसी का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, इरिथ्रोसाइट पढ़ा था। जो प्लेटलेट्स होती है इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होगा। और ये मुख्य रूप से आपको स्तनधारी प्राणियों में मिलेगी। स्तनधारी प्राणियों की मेंबर्स, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बाकियों में मिलेगी, बाकियों के अंदर मिलेगी, लेकिन वैल्यू मिलेगी स्तनधारी में। स्तनधारी का मतलब होता है कोई भी ऐसा जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, यानी जो अंडे डालता हो और दूध पिलाता हो, सीधा बच्चे पैदा करता हो, उसको बोलते हैं स्तनधारी। अब अगर देखा जाए बर्ड प्लेटलेट्स होती है, इसमें मुख्य काम है कि थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन मिलेगा, थ्रोम्बिन। जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर तो मुख्य काम किसने किया था, हीमोग्लोबिन ने किया था, और प्लेटलेट्स के अंदर मुख्य काम कौन करेगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन करेगा। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे शरीर के रक्त का पट्टा बनाने के अंदर काम करता है। बेसिकली प्लाज्मा के अंदर हमने फाइब्रिनोजेन भी बताया था आपको, जो ब्लड प्रोटीन का काम करेगा, रक्त का थक्का बनाने के अंदर काम करेगा। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन है कि खून का थक्का बनाने का काम करता है। अब खून की थक्के के बारे में आपको बेसिकली बात बता दी कि खून का थक्का होता क्या चीज़ है। हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए, तो चोट लगने के थोड़ी देर बाद खून अपने आप बंद हो जाता है। चोट लगने के थोड़ी देर बाद खून का अपने आप ऊपर समझ चलाएगा, रक्त का थक्का बनना चलाएगा, और रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन काम करेगा, थ्रोम्बिन काम करेगा। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में। इसके प्रोटीन से ध्यान रखना। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ये जो हीमोफीलिया बीमारी है एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी होती है। आनुवंशिक बीमारी है जेनेटिक डिजीज। आनुवंशिक बीमारी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चे के अंदर फैलती है। कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चे के अंदर फैलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आनुवंशिक बीमारी बोलेंगे। ये बीमारी केवल जेंट्स में मिलेगी, महिला में लड़की के अंदर बीमारी नहीं पाई जाती, हीमोफीलिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आनुवंशिक बीमारी होगी, यानी कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चे में फैले उसका इलाज नहीं होता। जैसे तो कोई भी बीमारी हो सकती, जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, डाउन सिंड्रोम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम सुना होगा, हीमोफीलिया। कोई भी ऐसी बीमारी जो जेनेटिक होगी, माँ बाप से बच्चे में आएगी, उसका इलाज नहीं होगा। और इस हीमोफीलिया बीमारी में दिक्कत क्या आती है, जिसको भी हीमोफीलिया होगा उसके अंदर ब्लड क्लॉट होगा, खून का थक्का नहीं रहेगा। अगर चोट लग जाए, खून निकलना शुरू हो जाएगा, तो टेबलेट या इंजेक्शन देके खून रोकना पड़ेगा। नॉर्मली खून नहीं मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो कौन सी बीमारी के अंदर खून का थक्का बनने में दिक्कत आती है, हीमोफीलिया में। एक पॉइंट क्या है कि खून का थक्का बनने में लगभग टाइम कितना लगता है, 4 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। अगर मान लो कि छोटा मोटा कट लगे तो 4 से 6 मिनट के अंदर खून रुक जाएगा। 4 से 6 मिनट में रुकेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर इंजेक्शन या टेबलेट देके रोकना पड़ेगा। मान लो कि पूरा हाथ ही कट जाए तो मतलब ही 4 से 6 मिनट रुकेगा। छोटा कोई थोड़ा बहुत कट लगेगा तो उसमें मैक्सिमम 4 से 6 मिनट के अंदर खून रुक ही जाता है। तो कहने का मतलब खून का थक्का बनने में टाइम कितना लगेगा, 4 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। इतने में रुकेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर ट्रीटमेंट के थ्रू रोकना पड़ेगा। उसके बाद में ब्लड क्लॉट होता है, कैसे ये बताया कि चोट लगे तो खून रुकता कैसे। उसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कहां पर बनेगी, अस्थि मज्जा में बनेगी, बोन नरक में। जैसे हमने पढ़ा कि आरबीसी भी कहां पर बनती है, अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स भी कहां पर बनेगी, अस्थि मज्जा में। लेकिन हमने पढ़ा कि छोटे बच्चे में अस्थि मज्जा होता नहीं है, तो छोटे बच्चे में भी कहां पर बनेगी, लीवर या प्लीहा में, लीवर या स्प्लीन। उसके बाद में इनका जीवन काल देखा जाएगा लाइफ साइकिल, और इनका जीवन काल होगा लगभग 2 से 3। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 3 जीवन काल होगा। उसके बाद में खत्म हो जाएगी। और जैसे आरबीसी खत्म होने के बाद में कहां पर गई थी, प्लीहा में, और ये भी खत्म होने के बाद में कहां पर जाएंगे, प्लीहा में। तो ये अलग पॉइंट याद करना सिर्फ ये होगा। आरबीसी का जीवन काल होगा 20 से 120 दिन। इसका जीवन काल कितना है, 2 से 3 दिन, बाकी सारा सेम है। उसके बाद में इसकी संख्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीसी की संख्या हमने पढ़ी थी 50 से 20 लाख, प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में पर क्यूबिक एमएल, प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी की संख्या 50 से 20 लाख थी, और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी, 1.5 लाख से ज्यादा होगी। ये ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ये बढ़ने के द्वारा मिलता है ब्लड प्लेटलेट्स।
इसमें आरबीसी के प्रोडक्ट्स में इफेक्ट पड़ेगा। और होती तो वो की जाती है, वो अलग ही है। ठीक है, पैराग्राफ्स के बारे में पैराग्राफ्स में बड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड पैराग्राफ्स मुख्य रूप से वर्ड पैराग्राफ्स मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। स्तनधारी प्राणियों में वर्ड पैराग्राफ्स मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। मेनली प्रेजेंट इन मैमल्स। वर्ड पैराग्राफ्स मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। आगे पैराग्राफ्स का दूसरा नाम आगे लिखेंगे क्रोमोसाइट। पैराग्राफ्स का दूसरा नाम क्रोमोसाइट होता है। क्रोमोसाइट पैराग्राफ्स का दूसरा नाम क्रोमोसाइट होता है। क्रोमोसाइट आगे ये पैराग्राफ्स में मुख्य काम क्रोमोजोम नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन में मुख्य काम पैराग्राफ्स में मुख्य काम क्रोमोजोम नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन पैराग्राफ्स में मुख्य काम क्रोमोजोम नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन पैराग्राफ्स में मुख्य काम क्रोमोजोम नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन आगे टोटल की पढ़ेंगे। हीमोफीलिया नामक बीमारी। हीमोफीलिया हीमोफीलिया नामक बीमारी जो एक आनुवंशिक बीमारी है। किसी से जेनेटिक डिजीज। हीमोफीलिया नामक बीमारी जो एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी माँ बाप से बच्चे में फैलती है। ट्रांसफर इनटू फीटस थ्रू पेरेंट्स, यानी माँ बाप से बच्चे में फैलती है। हीमोफीलिया नामक बीमारी जो एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी माँ बाप से बच्चे में फैलती है। मैं रक्त का थक्का नहीं कर पाता। मैं रक्त का थक्का नहीं कर पाता। हीमोफीलिया नामक बीमारी जो एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी माँ बाप से बच्चे में फैलती है। मैं खून का थक्का नहीं कर पाता। आगे लेकिन यह बीमारी केवल पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में बहुत ही रेयर चांस है। यह बीमारी केवल पुरुषों में पाई जाती है तथा इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं। यह बीमारी मुख्य रूप से पुरुषों में पाई जाती है तथा इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं। इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं। सामान्य मनुष्य में पैराग्राफ्स अस्थि मज्जा में बनती है और करते। सामान्य मनुष्य में पैराग्राफ्स अस्थि मज्जा में बनती है और करते। सामान्य मनुष्य में पैराग्राफ्स अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में बनती है तथा छोटे बच्चे में लीवर या प्लीहा में बनती है। लीवर या स्प्लीन। सामान्य मनुष्य में पैराग्राफ्स अस्थि मज्जा में बनती है तथा छोटे बच्चे में ये लीवर या प्लीहा में बनती है। लीवर या प्लीहा में बनती है।
इनका जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन होता है, 2 to 3 days। इनका जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन होता है। इनका जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन होता है। आगे देखिए प्लेटलेट्स की संख्या, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घर में प्रति है। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख पर केवी का है। पहले पॉइंट बड़ा रहता था राष्ट्र क्या देखिए आपने सबसे पहले आरबीसी के बारे में कवर किया था। बेसिकली आरबीसी का मतलब तो क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कणिका। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कणिका। इसके लिए देखो हमने पढ़ा था कि हमारे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, 600:1:40 होगा। यानी हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी कोशिका होगी, आरबीसी। सबसे कम कौन सा होगा, डब्ल्यूबीसी। आकार सबसे बड़ा किसका होगा, डब्ल्यूबीसी का, और आकार सबसे छोटा किसका होगा, आरबीसी का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आरबीसी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है, कशेरुक जीवों में मिलेगी, वर्टिब्रेट्स में। कशेरुक जीव का मतलब होता है कि जिस जीव के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे क्या बोला जाएगा, कशेरुक जीव बोला जाएगा, वर्टिब्रेट्स। एक हमने पढ़ा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा कि आरबीसी में मुख्य काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। और हमारे खून में प्रत्येक आरबीसी में कितने % हीमोग्लोबिन होता है, 34% हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी, और ये हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का क्या होता है, प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मली पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 से 16 ग्राम। महिला में कितना होना चाहिए, 12 से 14 ग्राम। ब्लड डोनेशन के लिए कम से कम हीमोग्लोबिन 6 ग्राम। और हमारी बॉडी में मिनिमम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन पुरुष में होना चाहिए 14 से 16 ग्राम, लेडीज में होना चाहिए 12 से 14 ग्राम। रक्तदान करने के लिए हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए 6 ग्राम। और हमारे शरीर में कम से कम हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है 0.6 ग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन की 2 चीजें हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन के अंदर आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में हीम तो कितने % होता है, 4%, और ग्लोबिन कितना होगा, 96%। इस हीम के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। कौन सा आयरन होगा, Fe2+। और इस आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। और ये एनीमिया बीमारी आपको छोटे बच्चे में मिलेगी या फिर अधिकांश में मिलेगी। उसके बाद में पढ़ा कि हमने ग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। यानी हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में मुख्य काम क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अब तो थैलेसीमिया बीमारी पूछ रहे थे, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं हो पाएगा आपको, ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा, बार-बार खून छोड़ना पड़ेगा, तब तो मौत हो जाएगी। और ये भी जेनेटिक डिजीज है, कोई इलाज नहीं होगा इसका, थैलेसीमिया का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होगा, एलिप्टिकल शेप की या फिर बाइकम्पियर शेप, डिस्क शेप की होती है। आरबीसी का आकार अंडाकार होगा, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कौन से दो जीवों के आरबीसी में केंद्रक मिलेगा, मोनोक्लोनल के अंदर। आरबीसी के अंदर राइबोसोम, आरबीसी के अंदर राइबोसोम भी नहीं होगा, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के कारण आरबीसी में ऊर्जा पैदा नहीं हो पाएगी। और आरबीसी में ऊर्जा पैदा ना होने के कारण आरबीसी को कैसे सेल माना जाएगा, डेड सेल माना जाएगा, मृत कोशिका। आगे हमने पढ़ा कि सामान्य मनुष्य में तो आरबीसी कहाँ पर बनती है, लाल अस्थि। सामान्य मनुष्य में आरबीसी कहाँ पर बनेगी, लाल अस्थि में। छोटे बच्चे में आरबीसी कहाँ पर बनेगी, लीवर या प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 30 से 120 दिन। खत्म होने के बाद में आरबीसी कहाँ पर चली जाएगी, प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोला जाएगा, प्लीहा। और हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी किसको बोला जाएगा, प्लीहा को बोला जाएगा। आगे हमने पढ़ा कि आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, या फिर लगभग कितनी होती है, 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम। आगे हमने पढ़ा कि जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा वहां पर आरबीसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा
वहाँ पर आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आरबीसी का ज्यादा होना तो कहलाएगा इरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी का संख्या या साइज बढ़ना क्या कहलाएगा, इरिथ्रोसाइटोसिस। और आरबीसी में कमी नहीं क्या कहलाएगा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वहां पर आरबीसी बढ़ेगी, और आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाएगा, इरिथ्रोसाइटोसिस। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा वहां पर आरबीसी बढ़ेगी, और आरबीसी का कम होना क्या कहलाएगा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाएगा। आरबीसी के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने प्लेटलेट्स के अंदर पढ़ा था बल्क प्लेटलेट्स। तो बेसिकली आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होगा। प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है, रंगीन होगा, कलरलेस। तुम्हें बता दिया था बेसिकली आपको। आगे हमने पढ़ा भी प्लेटलेट्स मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है, स्तनधारियों के अंदर मिलेगी, मैमल्स में। एक हमने पढ़ा भी ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स में मुख्य काम कौन सा प्रोटीन करेगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन करेगा। और थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करेगा ब्लड क्लॉटिंग का। चोट लगने के थोड़ी देर बाद खून का अपने आप रुकना क्या कहलाता है, खून का थक्का बना कहलाएगा। खून का थक्का बनने में वो टाइम कितना लगेगा, 4 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनेगा, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, ये मां बाप से बच्चे में फैलेगी। और ये बीमारी लगभग किसके अंदर मिलेगी, पुरुषों में होगी। और ये बीमारी माँ बाप से बच्चे में फैलती है, और कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चे में फैलेगी उसका इलाज नहीं है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि सामान्य मनुष्य में तो प्लेटलेट्स कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। छोटे बच्चे में प्लेटलेट्स कहाँ बनेगी, लीवर या प्लीहा में। इनका जीवन काल कितना होगा, 2 से 3 दिन। और खत्म होने के बाद में कहाँ पर चली जाएगी, प्लीहा में। और प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक। आरबीसी की 50 से 55 लाख, और प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख। ये आरबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन दिया गया था कि मान लो किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसका एनीमिया बीमारी हो सकती है। अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसको एनीमिया बीमारी हो सकती है। ये मोबाइल में जो नहीं क्लास किसी भी कर सकते हैं, इधर हल्के हो जाते हैं क्लास से निकाल दो, मगर आगे ऐसे कर देते हैं। किडनी अगर खराब हो जाए तो एनीमिया बीमारी हो सकती है। इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारी जो किडनी होती है गुर्दे, गुर्दे के अंदर एक हार्मोन बनता है इरिथ्रोपोएटिन नाम का। इरिथ्रोपोएटिन, जैसे हमने पढ़ा भी आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। और आरबीसी का बनना ये कहलाएगा इरिथ्रोपोएसिस। जैसे कि आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि खून का हरण क्या कहलाएगा, हेमाटोपोएसिस। और खून का उत्पादन क्या कहलाएगा, हीमोपोएसिस कहलाएगा। यानी पोएसिस वर्ड का मतलब होता है पैदा होना, उत्पादन होना। तो आरबीसी का बनना क्या कहलाएगा, इरिथ्रोपोएसिस कहलाएगा। हमारी किडनी के अंदर ये इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन है, और ये हार्मोन हमारे शरीर में आरबीसी के बनाने के लिए काम करता है। अगर हमारी किडनी फेल हो जाए तो ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। अगर इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ना बन पाए तो हमारे शरीर में नई आरबीसी नहीं बन पाएगी, या फिर बहुत ही कम बनेगी। अगर आरबीसी कम होगी तो कॉमन सी बात हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन भी कम होगा, और आयरन कम होगा तो एनीमिया बीमारी होगी। ठीक है, तो किडनी फेल हो जाए तो भी एनीमिया बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन कैसा रहता है, कल लगभग दिमाग में इसको बताओ। ले हो जी।